गौरव, वहीं पर आप मौजूद थे, लगातार आपसे बात हो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी युद्ध की दिशा में रूस आगे बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अचानक से रूस ने इतनी जल्दी, इतनी त्वरित ये कार्रवाई क्यों की? आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त ताजा हालात क्या है, जरा वो भी जल्दी से बताइएगा। ताजा हालात यहां पर बहुत इस समय तनावपूर्ण है, इस पूरे क्षेत्र में बहुत तनावपूर्ण है। और ये वैसे बाहर संभवतः लोगों ने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहां यूक्रेन में और खासतौर पर डॉनबास में, जहां हम इस समय है डोनेस्क में, यहां लोगों को पता था ये होगा और ये होने वाला है। और इसीलिए पिछले करीब 3 दिनों में लोगों ने अपना घर छोड़ छोड़ कर जाना बड़ी संख्या में शुरू कर दिया था। वो हम जिस सीमावर्ती गांव में थे बीती रात, उस सीमावर्ती गांव से लोग बड़ी संख्या में निकल कर पहले यहां मारियोपोल शहर और फिर मारियोपोल शहर से भी सुरक्षित कीव की तरफ बढ़ रहे थे, जिनके लिए संभव है। जिन जिन शहरों में 10-10 हजार की आबादी थी, उन शहरों में अभी किसी में 17 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग केवल शहर की सुरक्षा के लिए कुछ लोग वहां पर अभी ठहरे हुए हैं, वरना बाकी सबको पता था जिस तरह से रूस की सेना सीमाओं पर तैनात है। और मैं अभी केवल डॉनबास क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां इस समय हम हैं। हम लोग डोनेस्क में हैं रीजन में इस समय यहां पर, और यहां पर अंदेशा था क्योंकि रूस ने न केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए कि उनकी 100 बख्तरबंद गाड़ियां आ गई, 100 ट्रक आ गए, उससे ज्यादा उनके सिपाही तैनात है, उसके अलावा यहां पर लोग जो रहते हैं पूर्वी यूक्रेन में, उनकी संवेदनाएं भी रूस के साथ है, वही भाषा भी बोलते हैं, उनके रिश्तेदार भी सरहद के उस पार है, और उनके पास ये जानकारी आ रही थी कि अब किसी भी समय हमला हो सकता है। आपको याद है कि अपनी कल की रिपोर्ट में मैंने ये भी कहा था कि अब तक के सीजफायर वायलेशन जो महज 300, 400, 500 हो रहे थे, वो 3000 तक बढ़ गए थे, और गोलाबारी की आवाज यहां मारियोपोल शहर तक आ रही थी। तो यह दिखाता है किस तरह की तैयारी रूस ने कर रखी थी, और इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जिसे कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो आदेश दे और ऑपरेशन शुरू हो, और उन्होंने यह आदेश दे दिया है। अब प्रश्न यह है, क्या यह आदेश केवल पूर्वी यूक्रेन तक सीमित रहता है, या फिर बेलारूस के रास्ते वो कीव पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे? ये अगले चंद घंटों और दिनों में बात साफ हो जाएगी। अर्पिता, गौरव, जिस खतरे से सब कोई डर रहा था कि ये हालात ना बने, बातचीत के टेबल पर आकर सिचुएशन थोड़ी सही हो जाए, वैसा कुछ हुआ नहीं। आखिरकार जिस चीज का डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमला हुआ है और कितना नुकसान वहां अभी यूक्रेन में हुआ, कोई जानकारी? खतरे का अनुमान या नुकसान का अनुमान तो अभी थोड़ी देर में लगेगा, क्योंकि ये जो हमला हुआ ये सवेरे 4 बजे के आसपास शुरू हो गया था। तो अंधेरे में, क्योंकि इमरजेंसी है, तो लोगों को घरों से निकलने में मनाही भी है। इस समय अंकुश और प्रतिबंध बहुत है बाहर निकलने में। लेकिन खार्किव, पूर्वी यूक्रेन के इलाके में ये कई जगह ये हमले हो रहे हैं। जैसे एक जगह खार्किव, जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, रूस की सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर। खार्किव बहुत महत्वपूर्ण शहर है अर्पिता, ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और यहां पर करीब 15 लाख की आबादी है। वहां पर हमला हुआ है, वहां पर एक के बाद एक कई विस्फोट हुए हैं। मारियोपोल, जहां इस समय हम हैं, ये डॉनबास का इलाका है, डोनेस्क का, इसका 30% रूस ने एक अलग देश के रूप में घोषित कर दिया है। 70% को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना यहां बड़ी संख्या में तैनात है। यहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। जो डोनेस्क के आगे लुहांस्क का इलाका है, वहां पर विस्फोट की आवाज आ रही है। और वित्त मंत्री जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने कहा कि कीव में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है, और कीव के एयरपोर्ट भी को भी खाली कराया गया है, नोटाम जारी किया गया है। तो यह दर्शाता है कि जो हमला हो रहा है, जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, यह किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह पूरे एरिया में, पूरे इलाके में एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव किया जा रहा है। यहां जहां हम हैं उसके बिल्कुल बगल में सी ऑफ अजोव है। सी ऑफ अजोव से और दक्षिण की तरफ से भी रूस की सेना जो हमला कर सकती है क्रीमिया की तरफ से यूक्रेन पर, उसकी भी तैयारी, उससे बचाव के लिए इस पूरे पानी, यहां पर जो सागर है उसमें बारूदी सुरंगें लगा दी गई हैं, माइंस लगा दी गई हैं, सी माइंस, ताकि समुद्र से बड़ा हमला ना हो। लेकिन क्या इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं अर्पिता, ये रूस जैसी एक महाशक्ति को रोकने में सक्षम होंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न विश्व के सामने है, खासतौर पर जब रूस के पास एयरबोर्न फोर्सेस बहुत ही
ताकतवर एयरबोर्न फोर्सेस हैं, ताकतवर मिसाइल्स और लड़ाकू विमान हैं, और नेटो फोर्सेस केवल हथियार दे रहे हैं, उनके कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। क्या यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा, ये और कितने दिनों तक, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। जनरल मेस्टन भी हमारे साथ हैं। सर देखिए, यूक्रेन के ये रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं वो करना चाहते हैं, और यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने पूरी ताकत से हमला किया है। ये एक बड़ी स्थिति ऐसी दिख रही है कि रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन जो है अपने हथियार जो हैं वो हथियार छोड़ दे और सरेंडर कर दे। आप किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा देख रहे हैं, क्या स्थितियां हो सकती हैं, और यूक्रेन को क्या सीधे तौर पर किसी का सपोर्ट मिल सकता है? सर मैं आ रही हूं आपके पास। गौरव, जल्दी से पहले इस सवाल का आप जवाब दे दें। देखिए, इस समय रूस ने, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रूस ने कहा कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, वो केवल यहां सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। और सत्ता परिवर्तन किसका? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जो नाजी राज है, और ये बहुत इमोशनल बात वो कर रहे हैं, क्योंकि 1945 में द्वितीय महायुद्ध में जो खार्किव का इलाका है, वहां बड़ी संख्या में रूस के लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था नाजी सेना से लड़ते हुए। उस समय सोवियत संघ के वो लोग थे। अब रूस वही प्रयास कर रहा है। ये कहते हैं कि वही नाजी रिजीम इस समय यूक्रेन में है और उनका तख्ता पलट उनकी पूरी कोशिश है। इसीलिए इस समय प्रयास रूस की तरफ से यह है कि यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के लोग शासन का साथ न दे, और इसीलिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे यूक्रेन की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि यूक्रेन की सेना किस तरह से, क्योंकि यहां पर भी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत खुलकर लोग प्रखर रूप से अपनी बात रखते हैं, और इसीलिए देखना यह होगा कि यूक्रेन की सेना किस तरह से रूस को रेजिस्ट करती